नमस्कार। आज तारीख है 21 जनवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए तो फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टॉपिक है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा है। सरकार ने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मतलब NEP 2026 पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी कर दी है। जी। अब ये पॉलिसी जो है वो 2005 के एक पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। तो पहली नजर में लगता है कि ठीक है, एक रूटीन अपडेट होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। 20 साल हो गए तो नई पॉलिसी तो आनी ही थी। वही तो, लेकिन जब इसके अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि इसका मकसद भारत के पावर सेक्टर को विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के साथ अलाइन करना है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है। एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है अगले, आप कह सकते हैं, 20-25 सालों का। तो ये रोड मैप दिखता कैसा है? इसमें कुछ बड़े टारगेट्स रखे गए हैं, है ना? हाँ, और टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं, जैसे पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। ओके। उसको 2030 तक 2000 किलोवाट घंटे, मतलब 2000 किलोवाट आवर। 2000 किलोवाट आवर 2030 तक। जी, और 2047 तक इसे 4000 किलोवाट घंटे से ज्यादा करना है। 4000? ये तो मतलब आज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आज हम करीब 1300 किलोवाट आवर पर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितना बड़ा जंप है। ये दिखाता है कि सरकार आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कितनी ऑप्टिमिस्टिक है। सही बात है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ज्यादा बिजली की जरूरत। एग्जैक्टली। और साथ ही एक और बड़ा टारगेट है एमिशन इंटेंसिटी का। हाँ, ये तो क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जरूरी होगा। बहुत जरूरी। 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी यानी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के लेवल के मुकाबले 45% 45% तक कम करना है। वाह, मतलब एक तरफ कंजम्पशन 3 गुना बढ़ाना है और दूसरी तरफ एमिशंस की इंटेंसिटी लगभग आधी करनी है। ये तो बहुत चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग तो है, और यही इस पॉलिसी की, क्या कहते हैं, कोर चैलेंज और कोर ब्यूटी दोनों है। तो यूपीएससी के लिहाज से ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब कहाँ-कहाँ ये टॉपिक फिट होता है? देखिए, ये सीधा जीएस पेपर 3 से जुड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एकदम डायरेक्ट लिंक है। ओके, जीएस पेपर 3। हाँ, प्रीलिम्स के लिए इसमें दिए गए टारगेट्स, जैसे ये 2000 किलोवाट आवर और 4000 किलोवाट आवर वाले, ये सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स एडिक्वेसी या आरए। ये क्या है, ये पूछा जा सकता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीईए जैसी बॉडीज का रोल इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो ये गोल्ड माइन है। एनर्जी सिक्योरिटी पर सवाल बन सकता है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स में ट्रांजिशन, मतलब कोयले से हटकर रिन्यूएबल्स की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है, उस पर सवाल बन सकता है। और डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ, वो तो एवरग्रीन टॉपिक है। वो तो है ही। डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत पर सवाल तो बनता ही बनता है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। आपने बताया कि ये 2005 की पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है। तो उस 2005 वाली पॉलिसी और इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मतलब सोच में क्या बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, 2005 की पॉलिसी तब आई थी जब देश में बिजली की भारी कमी थी। पावर कट्स आम बात थी। हाँ, मुझे याद है, घंटों बिजली नहीं आती थी। बिल्कुल। तो उस वक्त का फोकस सिर्फ एक था, जेनरेशन कैपेसिटी बढ़ाना। किसी भी तरह, चाहे कोयले से हो, गैस से हो, बस बिजली बनाओ। एक्सेस टू पावर। यस, एक्सेस टू पावर। आज हम पावर सरप्लस हैं, मतलब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी पीक डिमांड से ज्यादा है। तो अब चैलेंज एक्सेस का नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी एंड वायबिलिटी का है। सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी, इसे थोड़ा और समझाइए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि बिजली क्लीन सोर्स से आए, पर्यावरण को नुकसान ना हो। और वायबिलिटी का मतलब है कि जो बिजली बना रहा है, जो उसे पहुंचा रहा है और जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, वो पूरा सिस्टम फाइनेंशियली साउंड हो। एग्जैक्टली। डिस्कॉम्स कर्ज में ना डूबे हों, पावर प्लांट्स बैंकरप्ट ना हो। तो ये नई पॉलिसी एटीएनसी लॉसेस, मतलब चोरी और टेक्निकल लॉस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में इंटीग्रेट करने, एनर्जी स्टोरेज और नेट जीरो एमिशंस जैसे मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस करती है।
ये 2005 की सोच से मीलों आगे है। आपने एक टर्म मेंशन किया, रिसोर्स एडिक्वेसी। ये इस पॉलिसी के सबसे नए कॉन्सेप्ट्स में से एक है ना? जी है। ये है क्या आखिर? जी, ये बिल्कुल नया है और एक गेम चेंजर। रिसोर्स एडिक्वेसी या आरए एक प्लानिंग फ्रेमवर्क है। प्लानिंग फ्रेमवर्क। हाँ, आसान भाषा में इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि पावर सिस्टम में हर समय, यहाँ तक कि पीक लोड के दौरान भी। पीक लोड मतलब जैसे गर्मियों की शाम को जब सब एसी चला लेते हैं? बिल्कुल, उस पीक लोड के दौरान भी डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट जनरेशन कैपेसिटी हो। मतलब सिस्टम में कभी भी बिजली की कमी ना पड़े। पर ये तो पहले भी होता होगा, प्लानिंग तो पहले भी होती थी, इसमें नया क्या है? नया है इसका अप्रोच। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ? जी, पहले प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड होती थी। दिल्ली में सीईए तय करती थी कि देश को कितनी बिजली चाहिए। अब डिस्कॉम्स और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स यानी एसएलडीसीज अपने अपने लेवल पर आरए प्लान्स बनाएंगे। अच्छा, तो जो लोकल पावर कंपनी है वो बताएगी कि उसे अगले 5 साल में कितनी बिजली चाहिए होगी? बिल्कुल, वो अपने एरिया की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन सबको देखकर फोरकास्ट करेगी। फिर इन प्लान्स को स्टेट कमीशंस रेगुलेट करेंगे और अंत में सीईए इन सब को मिलाकर एक नेशनल रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान तैयार करेगा। ये तो प्लानिंग को एकदम उल्टा कर देता है। अपसाइड डाउन कर देता है। इससे प्लानिंग ज्यादा रियलिस्टिक और डिमांड ड्रिवन होगी। इस पॉलिसी में कुछ और भी की टर्म्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रीन्यूएबल एनर्जी या डीआरए। हाँ, डीआरई। फिर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, पीएसपीज और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एसएमआरस। इन्हें भी अगर आप आसान भाषा में समझा दें। जरूर, एक एक करके समझते हैं। जी। पहला है डीआरई, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी। जी। ये डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन है। जी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूफटॉप सोलर पैनल्स। मतलब जो हम अपनी छतों पर लगाते हैं। हाँ, बिजली जहां कंज्यूम हो रही है वहीं या उसके बहुत पास बन रही है, इससे ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। वो जो तारों में बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लॉस हो जाता है, वो बचता है। अच्छा, तो डीआरई का मतलब है छोटे छोटे बिखरे हुए पावर सोर्सेस। बिल्कुल। अब आते हैं पीएसपी पर, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। ये एनर्जी स्टोरेज का एक बहुत ही इंजीनियस तरीका है। इसे आप एक तरह की वाटर बैटरी समझ सकती हैं। वाटर बैटरी, ये तो दिलचस्प है। हाँ, जब बिजली की डिमांड कम होती है, जैसे रात में, और रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए विंड एनर्जी, ज्यादा बन रही है, तो उस एक्स्ट्रा बिजली का क्या करें? उस एक्स्ट्रा बिजली से पानी को एक निचले रिजर्वायर से बम्प करके एक ऊंचे रिजर्वायर में जमा कर दिया जाता है। ओके। फिर जब दिन में पीक डिमांड होती है तो उस ऊंचे रिजर्वायर से पानी को नीचे छोड़ा जाता है टरबाइन से गुजार कर, और उससे बिजली बन जाती है। क्या बात है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया। एग्जैक्टली। ये ग्रिड को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब हमारे पास बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी होगी जो इंटरमिटेंट होती हैं। समझ गए। और तीसरा था एसएमआरएस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जी, एसएमआरएस ये छोटे एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। छोटे मतलब कितने छोटे? इनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट तक होती है, जबकि हमारे जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो 700 मेगावाट या उससे भी बड़े होते हैं। अच्छा। इनका फायदा ये है कि इन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल किया जा सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट दोनों कम होते हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर 24/7 क्लीन पावर सप्लाई में मदद कर सकते हैं। तो जीआरई, पीएसपी, एसएमआरएस, ये सब फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें पॉलिसी में जगह दी गई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पॉलिसी सिर्फ आज की नहीं बल्कि अगले 25 साल की सोच रही है। चलिए अब मेंस के लिहाज से इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बात करते हैं। पहला, ये रिसोर्स एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, ये प्लानिंग को कैसे बदलता है, इसके फायदे नुकसान क्या है? जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे बड़ा बदलाव है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। पहले प्लानिंग सेंट्रलाइज थी, सप्लाई पुश थी, मतलब प्लांट लगा दिया, अब उसके लिए कंज्यूमर ढूंढो। हाँ, जिसकी वजह से कई पावर प्लांट स्ट्रैंडेड कैसेट्स बन गए, मतलब बन तो गए पर उनसे बिजली खरीदने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही। अब प्लानिंग डिमांड ड्रिवन होगी। डिस्कॉम्स जो कंज्यूमर के सबसे करीब हैं वो डिमांड फोकास्ट करेंगे। इससे कैपेसिटी एडिशन जरूरत के हिसाब से होगा, तो स्टैंडर्ड एसेट्स का रिस्क कम हो जाएगा। ये तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, थियोरेटिकली, लेकिन चैलेंज वही है, डिस्कॉम्स की कैपेसिटी। क्या उनके पास ये सब करने के लिए डेटा, टेक्नोलॉजी और ट्रेन मैन पावर हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा पॉइंट है थर्मल पावर को लेकर। पॉलिसी में थर्मल रिपर्पसिंग की बात कही गई है, तो क्या हम कोयले को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे हैं?
नहीं, और यही इस पॉलिसी का प्रैग्मैटिक मतलब यथार्थवादी अप्रोच है। ये मानती है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए कोयला बेसलोड सप्लाई और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहेगा। बेसलोड सप्लाई मतलब जो 24 आवर्स कांस्टेंट पावर देती है? जी, जो सोलर और विंड नहीं दे सकते। तो पॉलिसी कहती है कि पुराने थर्मल प्लांट्स को बंद करने के बजाय उन्हें फ्लेक्सिबली ऑपरेट करने के लिए रीफिट किया जाए। फ्लेक्सिबली ऑपरेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपनी जनरेशन को बहुत तेजी से कम या ज्यादा कर सकें। मान लीजिए दिन में सोलर पावर बहुत ज्यादा है तो थर्मल प्लांट अपनी कैपेसिटी 40-50% पर ले आए। शाम को सोलर पावर खत्म हो गई तो वो 15-20 मिनट में वापस 80-90% कैपेसिटी पर चला जाए। अच्छा, ताकि वो सोलर और विंड एनर्जी की इंटरमिटेंसी मतलब उनके आने जाने को बैलेंस कर सकें। परफेक्ट। वो एक तरह से ग्रिड के शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। और डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी और ये क्रॉस सब्सिडीज वाला मुद्दा, ये तो हमेशा से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ, और पॉलिसी इस पर भी एक बहुत बोल्ड स्टेप का प्रपोजल रखती है। वो है कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स पर जोर देना। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स मतलब बिजली बनाने और पहुंचाने में जितना खर्चा आए कंज्यूमर से उतना पैसा लिया जाए। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है सबसे बड़ा रिकमेंडेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और रेलवेज के लिए क्रॉस सब्सिडीज को 5 साल में खत्म करना। ये बहुत बड़ा कदम है। अभी तो यही होता है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ज्यादा पैसे देते हैं ताकि एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक यूजर्स को सब्सिडी मिल सके, उन्हें सस्ती बिजली मिल सके। तो अगर इसे हटाएंगे तो इंडस्ट्रीज को तो फायदा होगा, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। सीधा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक यूजर्स के लिए बिजली महंगी हो सकती है और कोई भी राज्य सरकार ये पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, इससे राज्यों में विरोध हो सकता है। तो जाहिर है इसके कुछ फायदे हैं पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दोनों को समराइज करें तो जरूर। आर्ग्यूमेंट्स फॉर। पहला, ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देती है, इन्वेस्टर्स को पता है कि सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा, ये ग्रिड स्टेबिलिटी को एड्रेस करती है जो रिन्यूएबल्स के बढ़ने के साथ एक बड़ी चिंता है। तीसरा, क्रॉस सब्सिडी हटाकर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में जैसा हमने कहा, ज्यादातर डिस्कॉम्स के पास आरए प्लानिंग की कैपेसिटी ही नहीं है। सही। दूसरा, क्रॉस सब्सिडी हटाना पॉलिटिकली डायनामाइट है। और तीसरा, पॉलिसी में एक ऑटोमेटिक टैरिफ रिवीजन का प्रपोजल है जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस की ऑटोनॉमी को कम कर सकता है। इससे सेंटर स्टेट फ्रिक्शन बढ़ सकता है। हाँ, फेडरल फ्रिक्शन का एक नया पॉइंट बन सकता है। तो इतनी सारी चुनौतियों के साथ आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मेरे हिसाब से 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, राज्यों के SLDCs और डिस्कॉम्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उन्हें ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। ठीक है। दूसरा, GST काउंसिल की तरह एक इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल बनाकर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना। क्रॉस सब्सिडी जैसे मुद्दों पर राज्यों को साथ लिए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। ये बहुत अच्छा सुझाव है। और तीसरा, एनर्जी स्टोरेज और SMRs जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इंडिजिनस R&D को तेज करना होगा ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल। तो ये थी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 की पूरी कहानी। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी चिंताजनक खबर पर। जी। भारत ने बांग्लादेश में अपने सभी राजनयिकों के परिवारों को वापस बुला लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, ढाका को एक नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित कर दिया है। जी, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है और इसके पीछे का कारण है बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले जनरल इलेक्शन और रेफरेंडम से पहले बिगड़ती सुरक्षा स्थिति। एक बात यहाँ साफ कर दें कि डिप्लोमेटिक मिशंस पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करते रहेंगे, है ना? सिर्फ परिवारों को वापस बुलाया गया है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। मिशन इज फुल्ली फंक्शनल, सिर्फ फैमिलीज को सेफ्टी रीजन से इवैक्यूएट किया गया है। ये नॉन फैमिली पोस्टिंग होता क्या है और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश को इस कैटेगरी में डालना क्या दर्शाता है? ये तो बहुत सीरियस बात लगती है। ये बहुत ही सीरियस बात है। नॉन फैमिली पोस्टिंग का दर्जा हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को दिया जाता है, जैसे अफगानिस्तान या इराक। मतलब ऐसी जगह हैं जहां अधिकारियों के परिवार को साथ रखना सुरक्षित नहीं माना जाता। आपको बता दूं, पाकिस्तान भी नो चिल्ड्रन पोस्टिंग है। अच्छा। तो बांग्लादेश को इस लिस्ट में शामिल करना ये दिखाता है कि भारत वहां की सिक्योरिटी असेसमेंट को लेकर कितना गंभीर है। ये एक तरह से होस्ट कंट्री यानी बांग्लादेश की सरकार पर भी सवाल उठाता है।
किस तरह का सवाल? वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के तहत होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ मौजूद सभी डिप्लोमेटिक मिशंस और उनके कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये कदम एक तरह से ये कह रहा है कि बांग्लादेश अपनी ये जिम्मेदारी निभाने में शायद नाकाम हो रहा है। प्रिसाइजली, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिग्नल है। इस संकट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब हालात इतने खराब हुए कैसे? ये सब अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से शुरू हुआ। उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आई वो एंटी इंडिया रिटोरिक और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। एंटी इंडिया रिटोरिक मतलब भारत विरोधी बातें। हाँ, इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। जुलाई ओइकिया मंचो जैसे कट्टरपंथी समूहों से भारतीय राजनयिकों को सीधी धमकियां मिली हैं। इसने भारतीय कर्मियों और उनके परिवारों के लिए माहौल बहुत हॉस्टाइल यानी बहुत ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। तो मेंस के लिहाज से इस संकट के डायमेंशंस क्या-क्या हैं? इससे हम किन-किन पहलुओं से देख सकते हैं? इसके कई डायमेंशंस हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस है सिक्योरिटी डायमेंशन। हाँ, भारतीय राजनयिकों को फिजिकल थ्रेट है। बिल्कुल। दूसरा है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी का फायदा कौन उठा रहा है? चीन और पाकिस्तान। बिल्कुल। वो इस वैक्यूम को भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और कोई डायमेंशन? हाँ, एक ह्यूमैनिटेरियन और डोमेस्टिक डायमेंशन भी है। बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, जैसे मायमनसिंह में हुई लिंचिंग। इसकी वजह से भारत के बॉर्डर स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है। वहां की सरकार पर एक्शन लेने का दबाव है। तो भारत के सामने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। एक तरफ एंगेजमेंट जरूरी है, दूसरी तरफ अपने लोगों की सेफ्टी। तो ये नॉन फैमिली वाला कदम क्यों उठाया गया? ये डिलेमा है एंगेजमेंट वर्सेस सेफ्टी का। देखिए, अगर हम अपना मिशन पूरी तरह से बंद कर दें तो ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा। हाँ, हम मैदान चीन और पाकिस्तान के लिए खुला छोड़ देंगे। बिल्कुल। और अगर हम कुछ ना करें और वहां बने रहें तो हमारे लोगों की जान का जोखिम है। तो ये नॉन फैमिली स्टेटस एक कैलिब्रेटेड मिडिल पाथ है, एक बीच का रास्ता है। मतलब काम भी चलता रहे और सॉफ्ट टारगेट्स यानी परिवार जो आसानी से निशाना बन सकते हैं उन्हें सुरक्षित भी कर लिया जाए। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर बांग्लादेश एक हॉस्टाइल नेबर बन जाता है तो? मतलब जैसी सिक्योरिटी पाकिस्तान बॉर्डर पर है वैसी ही बांग्लादेश बॉर्डर पर भी करनी पड़ेगी। हाँ, और ये हमारे रिसोर्सेज पर बहुत भारी पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को भी कॉम्प्लिकेट कर देगा। मैत्री सेतु जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी खतरा मंडराएगा। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? भारत को अब क्या करना चाहिए? 3-4 चीजें हैं। पहला, सभी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जिसमें बीएनबी भी शामिल है के साथ बैक चैनल कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। क्वाइट डिप्लोमेसी। यस। दूसरा, बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का काम तेजी से पूरा करना होगा। और तीसरा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जैसे यूएन में वहां की इंटरिम गवर्नमेंट को अल्पसंख्यकों और राजनीतिकों की सुरक्षा के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे भारत को मैनेज करना होगा। बिल्कुल। चलिए अब जुडिशरी की तरफ चलते हैं, जहां से आज 2 बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली सुप्रीम कोर्ट से है, जहां हेट स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मानने पर बहस हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या है? ये शब्द सुनने में ही बड़ा हैवी लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट पब्लिक लॉ का एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब एक सिद्धांत? हाँ, एक सिद्धांत जो कोर्ट्स ने डेवलप किया है। इसमें स्टेट को यानी सरकार को उसके एजेंट्स द्वारा, एजेंट्स मतलब पुलिस सरकारी अधिकारी, बिल्कुल पुलिस सरकारी अधिकारी, उनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए वाइकेरियसली लायबल ठहराया जाता है। वाइकेरियसली लायबल? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गलती एजेंट की है लेकिन जिम्मेदार स्टेट को माना जाएगा। जैसे अगर कोई पुलिस वाला आपको इलीगल कस्टडी में रखता है तो आप सिर्फ उस पुलिस वाले पर नहीं बल्कि सीधे सरकार पर केस कर सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर किसी सरकारी अधिकारी की गलती से मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सरकार से ही मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मांग सकती हूँ? बिल्कुल सही। यही कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स का सार है। तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? हेट स्पीच को लेकर ये बात क्यों उठी? याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि हेट स्पीच को सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस न माना जाए बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट माना जाए। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि हेट स्पीच आर्टिकल 21 के तहत मिली डिग्निटी की गारंटी का उल्लंघन है।
राइट टू लिव विद डिग्निटी। और जब स्टेट हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रहता है तो वो इस डिग्निटी का उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित को कॉम्पनसेशन दे। तो इससे स्टेट पर एक तरह का फाइनेंशियल डेटरेंट बनेगा, मतलब आर्थिक दबाव। एग्जैक्टली। अगर स्टेट इनएक्शन करता है तो उसे अपनी जेब से, मतलब पब्लिक एक्सचेकर से पैसा देना पड़ेगा। इससे स्टेट को प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए इंसेंटिव मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या भारत में पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां सरकार को मुआवजा देना पड़ा हो? हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1983 केस से। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रुदुल शाह केस 1983। जी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इलीगल डिटेंशन के लिए आर्टिकल 32 के तहत कॉम्पनसेशन दिया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी। और इसके बाद आया नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 केस। ये कस्टोडियल डेथ का मामला था। नीलावती बेहरा 1993। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत स्थापित किया। मतलब अगर कस्टडी में किसी की मौत होती है तो स्टेट स्ट्रिक्टली लायबल है, उसे कॉम्पनसेशन देना ही होगा, नो एक्सक्यूजेस। तो याचिकाकर्ता अब इसी लॉजिक को हेट स्पीच पर अप्लाई करने को कह रहे हैं। जी। तो हेट स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मानने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है? फॉर एंड अगेंस्ट। पक्ष में तर्क फॉर। तो क्लियर है, ये स्टेट को प्रोएक्टिव बनाएगा। हाँ। ये पीड़ितों को रेस्टोरेटिव जस्टिस देगा। मतलब सिर्फ अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, पीड़ित को भी कुछ राहत मिलेगी। और ये हेट स्पीच को इंडिविजुअल क्राइम से स्टेट फेलियर के रूप में देखेगा। ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। और विपक्ष में क्या तर्क है? अगेंस्ट। विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क है कि हेट स्पीच की कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है, तो टॉर्ट का थ्रेशोल्ड तय करना बहुत मुश्किल है। क्या इंसल्ट भी टॉर्ट होगा या सिर्फ इंसाइटमेंट टू वायलेंस? हाँ, ये तो एक ग्रे एरिया है। बिल्कुल। दूसरा, इससे मुकदमों की बाढ़ आ सकती है, कोर्ट्स पर बोझ बढ़ सकता है और सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ सकता है। और कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। हाँ, कि ये काम संसद का है, कोर्ट का नहीं। तो ये डिबेट अभी चल रही है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। जुडिशरी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर मद्रास हाईकोर्ट से है। सनातन धर्म मामले में कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। ये पूरा मामला क्या था? जी, ये मामला तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, ये बयान काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था। बिल्कुल। इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया कि ये बयान नरसंहार का आह्वान है, अ कॉल फॉर जेनोसाइड। ओके। इसके बाद इस ट्वीट के लिए अमित मालविया के खिलाफ ही सेक्शन 153A के तहत एफआईआर दर्ज हो गई थी। अच्छा, मतलब जिन्होंने जेनोसाइड का आरोप लगाया उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई। जी, और मद्रास हाईकोर्ट ने इसी एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लीगल रीजनिंग दी? कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। बहुत ही न्यूआंस्ड जजमेंट है। बताइए। पहला, इरेडिकेट शब्द का विश्लेषण। कोर्ट ने तमिल शब्द उर्रिप्पू, जिसका मतलब इरेडिकेशन है, उसका विश्लेषण किया और कहा कि इसके सिनोनिम्स में एक्सटर्मिनेट और डिस्ट्रॉय भी शामिल हैं। कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा, अगर सनातन धर्म नहीं होना चाहिए तो उसे मानने वाले लोग भी नहीं होने चाहिए। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। जी। दूसरा, कोर्ट ने जेनोसाइड और रिलीजिसाइड में एक सूक्ष्म अंतर बताया। जेनोसाइड और रिलीजिसाइड, ये नया शब्द है। हाँ। कोर्ट ने कहा, अगर ये शब्द लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल हो तो ये जेनोसाइड है, अगर ये धर्म के लिए हो तो ये रिलीजिसाइड या कल्चरसाइड है। तो कोर्ट ने माना कि बयान आपत्तिजनक था। हाँ, लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरा पॉइंट, राइट टू रिप्लाई। राइट टू रिप्लाई। कोर्ट ने कहा कि जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति हेट स्पीच के दायरे में आने वाला बयान देता है तो उस पर सवाल उठाने वाले नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, ये तो फ्री स्पीच की लिहाज से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। कोर्ट ने कहा कि एक आम नागरिक को ये हक है कि वो ऐसे बयान की अपने हिसाब से व्याख्या करे और उसकी आलोचना करे। तो इस फैसले के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसका क्या असर पड़ेगा? ये फैसला फ्री स्पीच ज्यूरिस्प्रूडेंस को मजबूत करता है, खासकर सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को। ये राइट टू क्वेश्चन को प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकली ये द्रविडियन आइडियोलॉजी और सनातन धर्म की बहस को और तेज कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। निश्चित रूप से। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड का।
दावोस में चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 और वहां से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हुए हैं। जी, माहौल काफी पॉजिटिव है। 3 बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। कौन कौन सी? पहली है लॉरियल की तरफ से। फ्रेंच कॉस्मेटिक्स कंपनी लॉरियल हैदराबाद में अपना पहला ग्लोबल ब्यूटी टेक हब स्थापित कर रही है। ब्यूटी टेक हब, ये क्या होता है? ये एक R&D हब होगा जो डेटा, AI और जेनएई का इस्तेमाल करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज करेगा। वो 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 2,000 हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करेंगे। वाह, और ये हैदराबाद में ही क्यों? ये हैदराबाद की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs के हब के रूप में सफलता को दिखाता है। ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां MNCs अपने R&D ऑपरेशंस को चीन से बाहर भारत में डाइवर्सिफाई कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस सपोर्ट नहीं बल्कि कोर इनोवेशन का केंद्र बन रहा है। बिल्कुल सही, ये कोर इनोवेशन है। दूसरी बड़ी घोषणा अदानी ग्रुप की है। अच्छा। अदानी ग्रुप ने अगले 10 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए मतलब लगभग $60 बिलियन के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया है। 6 लाख करोड़। ये कहाँ इन्वेस्ट होगा? ये निवेश महाराष्ट्र में एविएशन, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस जैसे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स में होगा। इसका क्या महत्व है? ये भारत में प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स साइकिल में एक मजबूत रिकवरी का संकेत है। उनका फोकस इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स पर है, मतलब सिर्फ स्टैंडअलोन एसेट्स नहीं बनाना बल्कि पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स बनाना। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टली भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी GDP का लगभग 13-14% है, उसे कम करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। और तीसरी घोषणा? तीसरी गेट्स फाउंडेशन और OpenAI की तरफ से है। इन्होंने होराइजन 1000 नाम से एक $50 मिलियन की पार्टनरशिप लॉन्च की है। होराइजन 1000? जी, इसका मकसद अफ्रीकन हेल्थ सिस्टम्स में AI डिप्लॉय करना है। ये सोशल जस्टिस और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन संगम है। इस पर हम साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में और डिटेल में बात करेंगे। अब चलते हैं एक छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, हिस्ट्री एंड फेडरलिज्म। जी, आज 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 54वां स्थापना दिवस भी है। हाँ बिल्कुल। इन राज्यों के गठन की कहानी क्या है? ये तीनों एक साथ कैसे राज्य बने? ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने थे। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, ये एक्ट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों की कहानी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे मणिपुर और त्रिपुरा, ये दोनों प्रिंसली स्टेट्स थे जो 1949 में भारत में शामिल हुए। 1972 तक ये यूनियन टेरिटरीज थे। ओके, तो ये यूटी से फुल फ्लेज्ड स्टेट बने। लेकिन मेघालय की कहानी यूनिक है। वो कैसे? इसे 1969 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आसाम के भीतर एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया था। स्टेट विद इन अ स्टेट? एग्जैक्टली। ये स्टेट विद इन अ स्टेट का एक्सपेरिमेंट था जो बाद में 1972 में इसी एक्ट के तहत एक पूर्ण राज्य बना। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है। प्रीलिम्स के लिए इससे जुड़े कुछ और की फैक्ट्स? हाँ, एक्ट का नाम तो याद रखना ही है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इससे जुड़ा है वो है 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 27th अमेंडमेंट? जी। और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1971 के एक्ट ने इन राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट बनाया था। इन तीनों राज्यों को अपने अलग हाई कोर्ट्स मार्च 2013 में मिले। अच्छा, 2013 तक इनका हाई कोर्ट कॉमन था? जी। चलिए अब वापस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं। इकोनॉमी वाले सेक्शन में हमने होराइजन 1000 इनिशिएटिव का जिक्र किया था। अब साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जरूर। तो जैसा मैंने बताया, होराइजन 1000 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और OpenAI की $50 मिलियन की पार्टनरशिप है। इसका फोकस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी AI को अफ्रीका के 1000 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स में डिप्लॉय करना है। 1000 क्लिनिक्स में? और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसका पायलट फेज रुवांडा में शुरू हो रहा है। तो ये काम कैसे करेगा? मतलब ग्राउंड पर एक हेल्थ वर्कर के लिए इसका क्या यूज होगा? तो ये जेनरेटिव AI को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास है। फोर्स मल्टीप्लायर? हाँ, ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को 3 मुख्य कामों में मदद करेगा। पहला, मरीजों को प्रायोरिटाइज करने में, जिसे ट्रियाज कहते हैं। अच्छा, मतलब किसकी हालत ज्यादा गंभीर है, किसे पहले देखना है। बिल्कुल। दूसरा, लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस में मदद करना।
जिसे क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट कहते हैं। एआई बताएगा कि इन सिम्टम्स के आधार पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और तीसरा लोकल लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने में असिस्ट करेगा। मतलब जो भी बातचीत हो रही है उसे एआई डॉक्यूमेंट कर लेगा। ये तो एआई एज अ को-पायलट मॉडल हुआ। परफेक्ट वर्ल्ड। ये एआई एज अ को-पायलट मॉडल है जो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी तो होंगे। बिल्कुल होंगे, और ये बहुत वैलिड कंसर्न्स है। सबसे बड़ा कंसर्न है डेटा सॉवरेनिटी। मतलब मरीजों का डेटा किसका होगा? क्या वो देश से बाहर जाएगा? जी। और दूसरा एल्गोरिथमिक बायस। क्या एआई मॉडल्स को डाइवर्स अफ्रीकन मेडिकल डेटा पर ट्रेन किया गया है या वो वेस्टर्न डेटा पर बेस्ड है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। एआई का कल्चरली और लिंग्विस्टिकली कॉम्पिटेंट होना सबसे बड़ी चुनौती है। वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब चलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़ी एक खबर पर। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में एक संशोधन हुआ है। ये क्या बदलाव है? जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ ने सेंट्रल मोटर व्हीकल सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है। इसमें की प्रोविजन क्या है? इसका की प्रोविजन ये है कि अगर किसी गाड़ी पर नेशनल हाईवे का कोई टोल बकाया है, हाँ, तो उस गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब पहले टोल चुकाओ, फिर गाड़ी बेचो या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराओ। बिल्कुल, नो टोल ड्यूज, नो एनओसी। इसका मकसद क्या है? इसका सीधा मकसद है टोल कंप्लायंस को एनफोर्स करना। मतलब लोग टोल देने से बचे नहीं। हाँ, देखिए फास्टैग तो आ गया है, हाँ। लेकिन अब सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस बेस्ड टोलिंग की तरफ बढ़ रही है। जिसमें टोल बूथ्स ही नहीं होंगे। एग्जैक्टली। उसमें गाड़ी की मूवमेंट सैटेलाइट से ट्रैक होगी और अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इस सिस्टम के लिए यह जरूरी है कि कंप्लायंस 100% हो। तो ये वाहन डेटाबेस को टोल कलेक्शन डेटाबेस से डिजिटली जोड़ देगा? बिल्कुल, ये मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के लिए एक जरूरी कानूनी ढांचा है। ये टोल इवेजन से होने वाले रेवेन्यू लीकेज को रोकेगा। समझ गई। अब आज की खबरों में सोशल जस्टिस से जुड़ा एक पॉइंट है, पालघर महाराष्ट्र से। जी, ये प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पालघर में आदिवासी समुदाय भूमि अधिकारों की मांग को लेकर एक लॉन्ग मार्च कर रहा है। ये हमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े पर्सिस्टेंट इश्यूज की याद दिलाता है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून बना देना ही काफी नहीं है, उसका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन होना भी उतना ही जरूरी है। ये जीएस पेपर 2 और एसए के लिए एक अच्छा केस स्टडी पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से आज के खबरों से निकले कुछ क्विक फायर प्रीलिम्स फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जरूर, मैं एक-एक करके बताता हूँ। पहला, 1000 Horizon 1000 ये गेट्स फाउंडेशन और ओपन एआई की पार्टनरशिप है अफ्रीका में हेल्थ क्लिनिक्स में एआई डिप्लॉय करने के लिए। दूसरा, 2026 टारगेट्स 2030 तक 2000 किलोवाट आवर पर कैपिटा कंजम्पशन, 2070 तक नेट जीरो और एसएमआरस और थर्मल रीपर्पसिंग पर फोकस। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट ये स्टेट की विकेरियस लायबिलिटी है अगर उसके एजेंट्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का उल्लंघन करें। की केसेस रुदुलसा और नीलाबती बेहरा। चौथा, ब्रांड्स हेजहॉग ये एक नई मैमल स्पीशीज है जो भारत में पहली बार रिकॉर्ड की गई है, जम्मू एंड कश्मीर में। पांचवा, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। इसी एक्ट से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा मिला। छठा, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स सेकंड अमेंडमेंट 2026। गाड़ी की एनओसी या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए हाईवे टोल ड्यूज क्लियर करना अनिवार्य। सातवां, आर्टिकल 293(3) इसके तहत अगर किसी राज्य पर केंद्र सरकार का पुराना लोन बकाया है तो वो केंद्र की सहमति के बिना नया लोन नहीं ले सकता। आठवां, सेक्शन 153A आईपीसी बीएनएस धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान। नौवां, 9 खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ये 2 लेग्स में हो रहा है। पहला लेह में आइस स्पोर्ट्स के लिए और दूसरा गुलमर्ग में स्नो स्पोर्ट्स के लिए। और 10वां, 10 इंडिया फोंटे बिजोई ये लक्षद्वीप से खोजी गई एक नई माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशन प्रजाति है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला जीएस पेपर 3 से जी। सवाल है,
ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 पावर डेफिसिट मैनेजमेंट से रिसोर्स एडेक्वेसी की ओर एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रस्ताव करती है। ड्राफ्ट पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं और इसके कार्यान्वयन में चुनौतियों का विश्लेषण करें, विशेष रूप से डिस्कॉम्स की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में। ये 250 शब्दों में लिखना है, तो इसका आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें आप ड्राफ्ट NEP 2026 और इसके विकसित भारत है 2047 के विजन का जिक्र करें, 4000 किलोवाट आवर्स के टारगेट के साथ। ठीक है। फिर बॉडी, इसके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में की फीचर्स बताएं, रिसोर्स एडिक्वेसी फ्रेमवर्क जो कि बॉटम अप प्लानिंग है उसे एक्सप्लेन करें। थर्मल रीपर्पजिंग का कॉन्सेप्ट समझाएं, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर फोकस को मेंशन करें। और बॉडी के दूसरे हिस्से में चैलेंजेस। डिस्कॉम्स का फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज है। क्रॉस सब्सिडीज को खत्म करने की राजनीतिक संवेदनशीलता पर बात करें और ऑटोमेटिक टैरिफ रिविजन्स पर सेंटर स्टेट फ्रिक्शन की संभावना को हाईलाइट करें। और कंक्लूजन में लिखें कि पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन इसकी सफलता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्मार्ट मीटरिंग और राज्यों द्वारा सख्त वित्तीय अनुशासन पर निर्भर करेगी। एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। राजनयिक सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। बांग्लादेश से भारतीय राजनयिक परिवारों की हालिया वापसी के आलोक में वियना कन्वेंशन के तहत मेजबान राष्ट्रों के दायित्वों और भारत के लिए इस कदम के रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा करें। ये 150 शब्दों में लिखना है। इसका मॉडल आउटलाइन क्या होगा? इंट्रोडक्शन में भारत द्वारा बांग्लादेश को नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित करने के कॉन्टेक्स्ट से शुरू करें। बॉडी में पहले वियना कन्वेंशन 1961 का जिक्र करें जी। आर्टिकल 22 जो मिशन प्रेमिसेस की इनवायलेबिलिटी की बात करता है जी। और आर्टिकल 29 जो राजनयिकों की सुरक्षा के कर्तव्य की बात करता है जी। इनका उल्लेख करें। और फिर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बताएं। जी, इम्प्लीकेशंस में बताएं कि इससे विश्वास में भारी कमी आई है। चीन पाकिस्तान द्वारा खाली जगह भरने का खतरा है, पीपल टू पीपल टाइज पर असर, वीजा सस्पेंशन पड़ सकता है और नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर प्रभाव, खासकर चिकन स्नेक कॉरिडोर की सिक्योरिटी पर। और कंक्लूजन में लिखें कि भारत को अपने कर्मियों की सुरक्षा और ढाका में रणनीतिक रूप से लगे रहने की आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। और अब समय है आज के क्विज का। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगे। जी बिल्कुल। Q1 ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के बारे में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। 1. ये 2030 तक 2000 किलोवाट प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य रखती है। 2. ये 2035 तक सभी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को पूरी तरह से बंद करने का आदेश देती है। 3. यह डिस्कॉम स्तर पर रिसोर्स एडिक्वेसी योजना की अवधारणा पेश करती है। इनमें से कौन सा सही या सही स्टेटमेंट्स हैं? A. केवल 1, B. केवल 1 और 3, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। सही जवाब है B. केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2030 तक 2000 किलोवाट का लक्ष्य है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, ये डिसेंट्रलाइज्ड रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग को अनिवार्य करती है। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। पॉलिसी कंप्लीट फेज आउट की बात नहीं करती, बल्कि फ्लेक्सिबल ग्रिड सपोर्ट के लिए पुराने थर्मल प्लांट के रीपर्पसिंग की वकालत करती है। ठीक है। दूसरा सवाल, Q2 हाल ही में खबरों में रहा होराइजन 1000 शब्द किससे संबंधित है? A. इसरो का नया सौर मिशन, B. अफ्रीकी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए AI साझेदारी, C. गहरे समुद्र में खनन परियोजना, D. गेहूं की एक नई किस्म। सही जवाब है B. अफ्रीकी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए AI साझेदारी। इसे एक्सप्लेन कीजिए। ये गेट्स फाउंडेशन और OpenAI के बीच $50 मिलियन की साझेदारी है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में लॉन्च किया गया ताकि AI को अफ्रीका के प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। तीसरा सवाल, Q3 निम्नलिखित में से कौन से राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 1. मणिपुर, 2. मिजोरम, 3. त्रिपुरा, 4. मेघालय। सही उत्तर चुनें। A. केवल 1 और 3, सही उत्तर चुनें। B. केवल 1, 3 और 4, सही उत्तर चुनें। C. केवल 2, 3 और 4, सही उत्तर चुनें। D. 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है B. 1, 3 और 4 ओनली। मिजोरम क्यों नहीं?
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत राज्य बने। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को राज्य बना था। बहुत बढ़िया। चौथा सवाल Q4 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के सिद्धांत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। यह अपने एजेंट्स द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को संदर्भित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को पहली बार नीलावती बेहरा मामले में स्पष्ट किया था। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत बढ़िया। चौथा सवाल Q4 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के सिद्धांत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। A केवल 1। बहुत बढ़िया। चौथा सवाल Q4 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के सिद्धांत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। B केवल 1 और 2। बहुत बढ़िया। चौथा सवाल Q4 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के सिद्धांत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। C केवल 2 और 3। बहुत बढ़िया। चौथा सवाल Q4 कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के सिद्धांत के संदर्भ में इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। D 1, 2 और 3। ये ट्रिकी है। सही जवाब है A केवल 1। केवल 1। 2 और 3 गलत क्यों हैं? स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि सिद्धांत को पहली बार रुडोल्फ साहा केस में लागू किया गया था। नीलावती बेहरा ने उसे और मजबूत किया, पर पहली बार नहीं। और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट एक जुडिशियल इनोवेशन है। इसे आर्टिकल 300 में परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 300 तो बस ये बताता है कि सरकार पर मुकदमा हो सकता है। आज का आखिरी सवाल Q5 हाल ही में भारत में खोजा गया ब्रैंड्स हेजहॉग किसकी प्रजाति है? A मछली, B उभयचर, C स्तनपाई मामल, D तितली। इसका सही जवाब है C स्तनपाई मामल। हेजहॉग एक छोटा कांटेदार मैमल होता है और ब्रैंड्स हेजहॉग की ये स्पीशीज भारत में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड की गई है। तो ये थी आज की हमारी पूरी चर्चा। अब आखिर में आज के की टेकअवेज पर एक नजर डाल लेते हैं। ये आज यूपीएससी के लिए क्रूशल टॉपिक्स रहे। पहला, ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026, इसके टारगेट्स, रिसोर्स एडिक्वेसी का कॉन्सेप्ट और थर्मल रीपर्पसिंग की स्ट्रैटेजी को याद रखें। दूसरा, नॉन फैमिली पोस्टिंग का मतलब और इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बहुत जरूरी हैं। तीसरा, इसका मीनिंग, इवोल्यूशन और लैंडमार्क केसेस, खासकर रुदुल साहा और नीलावती बेहरा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, 21 जनवरी की तारीख और इससे बने 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।